बकनौफ क्या है? पेपर में ऐसा क्वेश्चन नहीं आएगा बकनौफ क्या है, क्योंकि बकनौफ हमने बनाया है, ठीक है। बकनौफ क्या है भाई? IAS में भी नहीं पूछेंगे। चलिए भाई, किसी को नहीं जोड़ रहे, ना भाई, और किसी को नहीं जोड़ रहे हैं। Hello students, this is दीपाली पांडे। I welcome you all on my channel अभ्यास इंस्टीट्यूट, और आप देख रहे हैं मुझे मेरे चैनल पर, और हम लोग पढ़ने वाले हैं चैप्टर पीरियोडिक क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स। तो बच्चों, अगर आपको क्वालिटी एजुकेशन चाहिए तो आपको मेरे साथ कनेक्टेड रहना है, मेरे चैनल को लाइक करना है, सब्सक्राइब करना है एंड इसे शेयर करना नहीं भूलना है। और एक चीज़ और, आपको बेल आइकन भी प्रेस करना है ताकि जब भी मैं कोई नई वीडियो बनाऊं आपको इसका नोटिफिकेशन मिलता रहे। तो ठीक है, आगे बढ़ते हैं, चैप्टर की शुरुआत करते हैं। तो चैप्टर में आप देख रहे हैं कि मैंने मॉडर्न पीरियोडिक टेबल को यहाँ पर ड्रॉ किया है। मैंने वाकई में मेहनत की है मॉडर्न पीरियोडिक टेबल को ड्रॉ करने में, और ये जो टेबल है 1913 में दी गई थी हेनरी मोज़ले के द्वारा। सो हेनरी मोज़ले को इसका पूरा क्रेडिट जाता है। हेनरी मोज़ले जो थे, जब वो अपना एक्सरे की स्टडी कर रहे थे, जब वो एक्सरे की स्टडी कंप्लीट कर रहे थे, तो उन्होंने ये पाया कि जैसा कि मेंडलीफ ने कहा था कि जो फंडामेंटल प्रॉपर्टी होती है किसी भी एटम की, वो होती है उसका एटॉमिक मास। तो उन्होंने एटॉमिक मास के बेसिस पे एलिमेंट्स को क्या किया था, प्लेस किया था मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में। बट हेनरी मोज़ले ने इसको स्टडी किया डीपली, एंड उन्होंने अपने एक्सपेरिमेंट्स में पाया कि किसी भी एटम की फंडामेंटल प्रॉपर्टी उसका एटॉमिक नंबर होता है, ना कि एटॉमिक मास। तो उसके बेसिस पे उन्होंने मेंडलीफ के पीरियोडिक लॉ में एक करेक्शन किया, और उन्होंने ये बोला कि फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट्स आर द पीरियोडिक फंक्शन ऑफ देयर एटॉमिक नंबर। ठीक है, तो हम यहाँ पर फटाफट से मेंशन करते हैं कि भाई क्या था मॉडर्न पीरियोडिक लॉ। तो मॉडर्न पीरियोडिक लॉ बच्चों आप लोग अपनी कॉपी में लिखोगे, मॉडर्न पीरियोडिक लॉ, द फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज of elements are periodic functions of their atomic number। नाउ ये जब उन्होंने लॉ किया, तो जब उन्होंने ये पीरियोडिक लॉ दिया तो उन्होंने देखा कि ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉब्लम्स जो कि मेंडलीफ की मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में अराइज हो रही थी, उन सबका सॉल्यूशन निकल करके आया। जैसे कि मेंडलीफ ने अपनी पीरियोडिक टेबल में कुछ एडजस्टमेंट किए थे, ठीक है। उन्होंने कुछ लाइक लोअर मास वाले एलिमेंट्स को हायर मास वाले एलिमेंट से क्या रख दिया था, बाद में रख दिया था, ठीक है। तो इस तरीके की प्रॉब्लम्स को यहाँ पर छुटकारा मिला। मेंडलीफ की पीरियोडिक टेबल में आइसोटोप्स कुछ जगह नहीं मिली थी, जिसका भी सॉल्यूशन मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में मिला। ऐसी बहुत सारी प्रॉब्लम्स जो कि मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में आप कह सकते हो दूर की गई हैं, जो कि जिनका सॉल्यूशन मेंडलीफ के पास नहीं था। तो बच्चों, इस टेबल को आपको बहुत प्यार से पढ़ना है, बहुत ही अच्छे से पढ़ना है, तभी आपका केमिस्ट्री का बेस क्या हो पाएगा, मजबूत हो पाएगा। एंड फाइनली आप लोग आगे की क्लासेस की जो जिम्मेदारी है अपने कंधों पर रख पाओगे और आगे बढ़ पाओगे। तो दैट इज़ वाई दिस टेबल इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अच्छा, जब हेनरी मोज़ले इस टेबल को तैयार कर रहे थे, उसी वक्त एक साइंटिस्ट और आए, उन्होंने जंप किया, उनका नाम था नील्स बोर। नील्स बोर एक ऐसे साइंटिस्ट थे जिन्हें चैलेंज लेना बहुत पसंद था, और वो आइंस्टाइन को बार बार चैलेंज करते रहते थे, और कभी ना कभी वो सक्सेसफुल भी हो जाते थे। तो अगर आपसे कोई पूछता है कि भाई मॉडर्न पीरियोडिक टेबल किसने डिज़ाइन किया, तो आप सारा का सारा क्रेडिट ना हेनरी मोज़ले को दे सकते हो, ना ही नील्स बोर को दे सकते हो। हेनरी मोज़ले को क्रेडिट जाता है क्योंकि उन्होंने फंडामेंटल प्रॉपर्टी को ढूंढने में हेल्प किया, और नील्स बोर को इसलिए क्रेडिट जाता है कि उन्होंने हेनरी मोज़ले की हेल्प की कि हाउ टू कीप द एलिमेंट्स
इन अ सिस्टमैटिक वे। तो दोनों को क्रेडिट जाता है। अगर आपसे कोई भी पूछता है तो आप बोलेंगे नील्स बोर एंड हेनरी मोजली। तो चलिए अब हम डिस्क्रिप्शन की तरफ पढ़ते हैं। हम देखते हैं कि भाई मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में क्या क्या फीचर्स हैं। ठीक है, तो सबसे पहली चीज हमने ये पढ़ी है बच्चों की, फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट्स आर पीरियोडिक फंक्शन ऑफ देयर एटॉमिक नंबर। यानी कि इस पीरियोडिक टेबल में जो एलिमेंट्स को रखा गया है वो बढ़ते हुए एटॉमिक नंबर के उसमें रखा गया है, ना कि बढ़ते हुए एटॉमिक मास के फॉर्म में। बच्चों भूलना नहीं है, ज़्यादा फंडामेंटल प्रॉपर्टी कौन है, एटॉमिक मास या एटॉमिक नंबर? तो आपका आंसर होना चाहिए एटॉमिक नंबर, ना कि एटॉमिक मास। ठीक है, अब ये वाली जो पीरियोडिक टेबल है इसमें आप देख सकते हो ये जो वर्टिकल कॉलम्स हैं इनको भी ग्रुप्स बोला जाता है। जैसे बोला जाता था मेंडलीव्स की पीरियोडिक टेबल में, जो हॉरिजॉन्टल रोज है उनको पीरियड्स कहा जाता है, जैसे कि बोला जाता था मॉडर्न मेंडलीव्स की पीरियोडिक टेबल में। उसमें कोई चेंज नहीं है, बट हाँ मेंडलीव की पीरियोडिक टेबल में 8 ग्रुप्स थे, इसमें आप 18 ग्रुप्स देख सकते हो। अगर हम रोमानिया के वर्ड्स में जाएं बच्चों तो उसको फर्स्ट ए, सेकेंड ए, ओके, थर्ड ए, फोर्थ है, फिफ्थ है, सिक्स्थ है, सेवन्थ है और एट्थ ग्रुप माना जाता है। इसके अलावा से थर्ड भी, फोर्थ भी, फिफ्थ भी, सिक्स्थ भी, सेवन्थ भी और ये हो गया एट्थ हो गया, पूरा तीनों को मिला करके फर्स्ट भी एंड सेकेंड भी। इस तरीके से हम क्लासीफाई करते हैं रोमन न्यूमेरल्स में। बट IUPAC सिस्टम जब से हमने ऑप्ट किया तो IUPAC सिस्टम ने इसको चेंज किया और उन्होंने नंबरिंग वाइज कर दिया। दिस इज ग्रुप नंबर 1, ग्रुप नंबर आप ऐसे नहीं लिखोगे आप रोमन में, आप लिखोगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 और ये हो गया लास्ट वाला 18। तो इस तरीके से जो है मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में 18 ग्रुप्स हैं। तो हाउ मेनी ग्रुप्स हैं इसमें, आप लिखोगे टोटल ग्रुप्स हैं 18 और बच्चों पीरियड 1 2 3 4 5 6 7। तो टोटल पीरियड्स हैं बच्चों इस वाली पीरियोडिक टेबल में वो हैं 7। ठीक है, नाउ इस पीरियोडिक टेबल को बढ़ते हुए एटॉमिक नंबर की फॉर्म में रखा है। देखो इसका एटॉमिक नंबर होता है 1 और फिर लेफ़्ट टू राइट हम जाएंगे तो 2। ठीक है, इसका एटॉमिक नंबर है 3, फिर 4 है, 5 6 7 8 9 10। ठीक है बच्चों, ऐसे 11 12, ये हो गया 13 14 15 16 17 18। ठीक है, 18 के बाद हो गया बच्चों ये 19 और ये 20। बस मैं 20 तक ही मेंशन कर रही हूँ अभी, और इसके आगे आप जो है खुद ब खुद मेंशन कर पाओगे। मैंने आपको एक सैम्पल दे दिया कि किस तरीके से एटॉमिक नंबर के बढ़ते हुए फॉर्म में ये टेबल को रखा गया है। फाइन, कंफ्यूज नहीं होना है। अभी ये मत सोचा कि मैम ने टेबल बनाई है तो हमें भी बनाना सीखना है। आपके कोर्स में पूरी टेबल नहीं है, क्लास 10th में सिर्फ और सिर्फ S ब्लॉक और P ब्लॉक ही है, और आप 20 तक जो है याद कर लो एटॉमिक नंबर्स को। ठीक है, नाउ इस टेबल को अगर हम बात करें, इसको हम अगर डीप में पढ़े तो इसको 4 ब्लॉक्स में बांटा गया है। 4 ब्लॉक, ये जो टेबल है वो 4 ब्लॉक कंसिस्ट करती है। 4 ब्लॉक हैं इस टेबल में। ठीक है, 4। एक ब्लॉक है इसमें S, दूसरा है P, तीसरा है D और चौथा ब्लॉक है बच्चों F। S ब्लॉक जो है बच्चों वो नॉर्मल लाइक फर्स्ट और सेकेंड, फर्स्ट ग्रुप और सेकेंड ग्रुप नंबर 1 एंड 2 जो आता है वो S ब्लॉक में आता है। और जो P ब्लॉक होता है बच्चों उसमें ग्रुप नंबर 13 to 18 आता है। 13 ग्रुप नंबर 13 to 18 P ब्लॉक में आता है। और D ब्लॉक जो होता है बच्चों 3 to 12, ग्रुप नंबर 3 to 12 जो होता है वो D ब्लॉक में आता है। और F ब्लॉक जो है वो D ब्लॉक का एक
पार्ट है, एक हिस्सा है। वो कैसे? एक्चुअली जब ये मॉडर्न पीरियोडिक टेबल जब डिज़ाइन हुई थी तो उस वक्त हमें इन एलिमेंट्स की जानकारी नहीं थी, बट हुआ क्या कि यहाँ पर जो लेंथेनियम आता है, लेंथेनियम के बाद 14 एलिमेंट्स की डिस्कवरी और हुई 57 to 71। अब उनको रखने का तो स्पेस था नहीं, उस पीरियोडिक टेबल को डिस्टर्ब ना करें, इसकी वजह से अलग से एक रो बना करके लेंथेनियम के बाद के जितने भी डिस्कवर हुए थे 14 एलिमेंट्स, उनको एक रो में रख दिया। सेम वे यहाँ पर एक्टिनियम था 89 एक्टिनियम के बाद के जो 14 एलिमेंट्स थे वो जो डिस्कवर हुए उनको भी प्लेस कर दिया सेपरेटली डाउन साइड। तो इसलिए इसको बोलते हैं लेंथेनाइट्स, बिकॉज दे ऑल आर डिस्कवर्ड आफ्टर लेंथेनियम। और यहाँ पर बच्चों जो एक्टिनियम के बाद जो डिस्कवर हुए हैं उनको बोल देते हैं एक्टिनाइट्स। फाइन। सो लेंथेनाइट एंड एक्टिनाइट्स जो हैं बच्चों ये पार्ट है किसका? डी ब्लॉक का, ठीक है, एक तरीके से हिस्सा है। अगर हम पीरियड में काउंट करेंगे ना तो भाई पीरियड नंबर 6 में हम इसको भी काउंट करेंगे और पीरियड नंबर 7 में ना हम इनको भी काउंट करेंगे, तो ये आपको भूलना नहीं है। तो एफ ब्लॉक में जो है वो आते हैं एक्टिनाइट्स एंड लेंथेनाइट्स, ठीक है, ये हमको नहीं भूलना है। लेंथेनाइट्स और एक्टिनाइट्स ये हो गया पार्ट पीरियोडिक टेबल का, ठीक है। तो 4 ब्लॉक हो गए। इसमें जो ग्रुप नंबर 1 है, ये वाले नॉर्मल एलिमेंट्स हैं, इनको बोलते हैं एल्कली मेटल्स। एल्कली मेटल्स, ये एल्कली मेटल हैं और ये सारे के सारे जितने भी एलिमेंट्स हैं ये बच्चों स्ट्रॉन्ग बेस बनाते हैं, ये बहुत स्ट्रॉन्ग बेस बनाते हैं, इसलिए इनको एल्कली मेटल्स कहते हैं। और ये बहुत ज़्यादा एक्टिव मेटल्स हैं, ये बहुत एक्टिव मेटल्स हैं। ग्रुप नंबर 2 जो होता है उनको बोलते हैं एल्कलाइन अर्थ मेटल्स। एल्कलाइन अर्थ मेटल्स, ये जो एल्कलाइन अर्थ मेटल्स है ना बच्चों, इनकी वैलेंसी +2 होती है और ये भी स्ट्रॉन्ग बेस बनाते हैं, बट इनके जो भी बेस होते हैं वो इनकी तरह स्ट्रॉन्ग नहीं होते, बट हाँ स्ट्रॉन्ग होते हैं, आप कह सकते हो, ठीक है। आ जाते हैं ग्रुप नंबर 16 में। ग्रुप नंबर 16 जो होता है उनको बोलते हैं चैक्लोजेंस। ये जो चैक्लोजेंस होते हैं बच्चों, इनका नाम इसलिए है क्योंकि ये जितने भी हैं ऑक्सीजन फैमिली में ये सारे के सारे जो हैं ओर्स से मिलते हैं, ओर की फॉर्म में मिलते हैं, इसलिए इनको चैक्लोजेंस बोल देते हैं। अब आ जाओ ग्रुप नंबर 17 में। ग्रुप नंबर 17 के जो एलिमेंट्स हैं उनको बोलते हैं हैलोजेंस। ये जो हैलोजेंस हैं ये हैलो हेलो हेलो करते हैं, फ्लोरो क्लोरो ब्रोमो आयोडो, ओके। सो यहाँ पर जो है ये इस तरीके से हैलोजेंस है इनका नाम। इसके बाद आ जाते हैं हम लोग ग्रुप नंबर 17 के बाद ग्रुप 18 जो हैं ये हैं इनर्ट गैसेस। इनर्ट गैसेस की डिस्कवरी बाद में हुई है और ये गैसेस जो हैं ये इनर्ट इसलिए हैं, एक तो इनका परसेंटेज बहुत कम है एटमॉस्फेयर में, दूसरा ये बहुत शांत रहना पसंद करती है, लाइक दे डू नॉट रिएक्ट विद एनीवन। सो जो आपको पता है भाई जो शांत होता है उसका पता ही नहीं चलता कि वेदर इट इज़ प्रेजेंट और नॉट। सो दिस वॉज द रीज़न कि इनको इनर्ट गैसेस कहते हैं, इनको नोबल गैसेस भी कहते हैं एंड इनको अक्रिय गैसें भी कहते हैं। अक्रिय, हिंदी में इनको अक्रिय गैसें कहते हैं क्योंकि इनकी वैलेंसी क्या होती है? 0, ठीक है। तो इनको सबसे अलग से रखा गया। ये हो गया थोड़ा बहुत इंट्रोडक्शन। अब एक चीज़ ये है कि भाई मैम अभी इस टेबल को हम याद कैसे करें? तो भाई आपको याद करने का थोड़ा बहुत आपको याद करना है बच्चों, क्लास 10th में इतना ज़्यादा याद नहीं करना है, बट हाँ फिर भी मैं आपको कुछ हिंट दे रही हूँ आपको कैसे याद करने हैं ग्रुप नंबर 1 को, ग्रुप 1 को, ग्रुप 2 को, इस तरीके से। मतलब आपको सिर्फ एस और पी ब्लॉक ही पढ़ना है, ठीक है। तो दिस इज़ व्हाट, दिस इज़ एस ब्लॉक, ठीक है, एंड यहाँ से यहाँ तक का जो ब्लॉक है व्हाट इज़ दैट, दैट इज़ पी ब्लॉक। तो आपको एस ब्लॉक याद करने का मैं हिंट देती हूँ। एस ब्लॉक में जो ग्रुप 1 है वो है हाइड्रोजन फैमिली, जो ग्रुप 2 है वो है बेरिलियम फैमिली, ये अल्कलाइन मेटल है, ये अल्कलाइन अर्थ मेटल है। कैसे याद करें भाई मैम, कैसे याद करें? बोलो, बहुत टेंशन है बच्चों को, बहुत ज़्यादा टेंशन है बच्चों, ज़्यादा टेंशन मत लो, याद करो हाय लीना की रुबीना से फ्रेंडशिप, ठीक है, ऐसे याद करो, हाय लीना की रुबीना से फ्रेंडशिप।
आया मजा? ऐसे ही याद कर लो, बहुत अच्छा हो जाएगा और आपको याद भी हो जाएगा, डाउट भी नहीं रहेगा, कॉन्फिडेंस भी बढ़ेगा। चलो देखो कैसे करते हैं, बिना देखे लिखते हैं। हाय ली ना की रूबीना से फ्रेंडशिप। हो गया याद? ग्रुप नंबर 2 में बेटा मांगे कार सफारी बाप राजी। ओके तो यहाँ पे आपको ये ध्यान रखना है कि लिथियम का एटॉमिक नंबर 3 होता है तो 4 यहाँ आना चाहिए। बेटा मांगे कार सफारी बाप राजी। लो बाप राजी हो गए, टीचर भी राजी हो गए, हर कोई राजी हो गया। ठीक है, नाउ आ जाओ बच्चों, ये हो गया हमारा एस ब्लॉक एंड आपको ये एस ब्लॉक याद हो गया है। अच्छा इसका भाई आपको कैसे याद रखना है, ये एटॉमिक नंबर और आपको कैसे याद करेंगे भाई। 1 हो गया, 3 हो गया, 11 हो गया, 19 हो गया, फाइन। तो इस तरीके से 37 हो गया, इस तरीके से आप जो है इसको लिख सकते हो और उसका जस्ट एक नंबर आप बढ़ा दो। 3 का 4 हो गया, 11 का 12 हो गया, 19 का 20 हो गया, 37 का 38 हो गया। तो इस तरीके से आप जो है एस ब्लॉक को याद कर पाओगे, फाइन। अब पी ब्लॉक, अब पी ब्लॉक को आप कैसे याद करोगे? तो पी ब्लॉक को याद करने के लिए आपको ग्रुप 13 to 18 जाना है। तो मैं यहाँ पे लिख देती हूँ 13, 14, 15, 16, 17, 18। ग्रुप 13 से 17 को बच्चों हम बोल देते हैं बकनॉफ। मैंने इसका एक बना रखा है बकनॉफ, ताकि याद रहेगी भाई बकनॉफ। और इससे ऊपर जो प्लेस होता है वो होता है हीलियम। ठीक है, इतना याद रखना है हमको। बकनॉफ, भाई बकनॉफ क्या है? पेपर में ऐसा क्वेश्चन नहीं आएगा बकनॉफ क्या है, क्योंकि बकनॉफ हमने बनाया है। ठीक है, तो बकनॉफ में क्या हो गया भाई, 5 फैमिली हो गई, बोरॉन फैमिली, कार्बन फैमिली, नाइट्रोजन फैमिली, ऑक्सीजन फैमिली और फ्लोरीन फैमिली। तो बकनॉफ क्या है भाई? IAS में भी नहीं पूछेंगे। ठीक है, हाँ क्या पता IAS में पूछ लें भाई, मुझे कुछ आइडिया नहीं है, क्या पता IAS में पूछ लें कि बकनॉफ क्या है, उनको कहीं से हिंट मिल जाए, है ना। तो बकनॉफ क्या है भाई? बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन एंड फ्लोरीन। बोरॉन फैमिली, कार्बन फैमिली, नाइट्रोजन फैमिली, ऑक्सीजन फैमिली एंड फ्लोरीन फैमिली। तो बोरॉन फैमिली को आपको कैसे याद करना है? पहला नंबर बोरॉन है तो बोरॉन फैमिली हो गया। ठीक है, तो भाई बोरॉन को हम कैसे याद करने वाले हैं? फैमिली को बैल, चलो ऐसे यहाँ से पढ़ते हैं पहले। बैल गए इंडियन ट्रॉली में। भाई यहाँ गलती कैसे हो गई? बैल गए इंडियन ट्रॉली में। ओके, तो बैल गए इंडियन ट्रॉली में, ये हो गया हमारा बोरॉन फैमिली। कार्बन फैमिली कैसे याद करोगे? काशी जी संत, ओहो, काशी जी संत पवार। ओके, काशी जी संत पवार। ओके, तो काशी जी संत पवार। अब आप कहोगे मैम काशी जी को आप पवार, संत और पवार से क्यों जोड़ रहे हो? तो भाई ऐसा कुछ नहीं है भाई, किसी को नहीं जोड़ रहे, ना 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 भाई, और किसी को नहीं जोड़ रहे हैं, सिर्फ याद कर रहे हैं भाई, बच्चों याद करने की ट्रिक बना रहे हैं। ओके, ना पकड़ो ऐसे सब बीमार हैं, नाइट्रोजन फैमिली। ना पकड़ो ऐसे सब बीमार हैं, भाई बात तो सही कही, ऐसे पकड़ना ही नहीं है क्योंकि सब बीमार हैं। ओके, ना पकड़ो ऐसे सब बीमार हैं, तो ये हो गई भाई, किसकी फैमिली को नहीं पकड़ना है? नाइट्रोजन की फैमिली को नहीं पकड़ना है क्योंकि सबके सब बीमार हैं। ओके, ओ सलमान श्रीदेवी तेरी पूजा करती है। ओ सलमान श्रीदेवी तेरी पूजा करती है। सलमान की श्रीदेवी पूजा करती है, सोचने दो। सलमान की श्रीदेवी पूजा करती है, चलो वही याद कर लो। ओ सलमान श्रीदेवी, ओ सलमान श्रीदेवी तेरी पूजा करती है। ठीक है, ऑक्सीजन, सल्फर, सेलेरियम, टेल्यूरियम, पोलोनियम, नाइट्रोजन, फास्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी, विस्मथ, कार्बन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, टिन, लेड। नाउ फिर कल बाहर आई आंटी। कौन कल बाहर आई थी? आंटी। तो वही बेटा, कल कौन बाहर आई थी? मैम, आंटी। ओके, तो फिर कल बाहर आई आंटी।
कौन बाहर आई? आंटी। तो किसकी फैमिली है ये? फ्लोरीन की। फिर कल बाहर आई आंटी। फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, एस्टाटिन। फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, एस्टाटिन। हिना, नीना और कैटरीना एक्सरे रंगीन। हिना, नीना और कैटरीना एक्सरे रंगीन। ओके, हिना, नीना और कैटरीना एक्सरे रंगीन। तो ये हमें तरीका याद हो गया है इनको बनाने का। और एक्सरे रंगीन ज़रूरी नहीं है एक्सरे रंगीन हो, एक्सरे ब्लैक एंड वाइट भी हो सकता है। ठीक है, हिना, नीना और कैटरीना के एक्सरे क्या है? रंगीन है। ठीक है, तो आपको जो है इस तरीके से बच्चों याद कर लेना है। भले ही हंसी में याद करो, भले ही कैसे भी याद करो, भाई याद तो करना ही है। ठीक है, तो भाई इसको सिंपल बनाने के लिए हमने क्या कर दिया है? हमने कुछ जुगाड़ कर लिया है। ठीक है, तो ये हो गया। अब हम लोग थोड़ा आगे बढ़ते हैं। आप लोगों को ऐसे याद कर लेना है और डरना नहीं है, घबराना नहीं है, कदम कदम बढ़ाना है और खुशी के गीत गाना है। ये ज़िंदगी है किसकी और उस पर ही लुटाना है। ठीक है, तो ये हो गया। अब हम क्या करेंगे भाई? हम पीरियोडिक टेबल को पढ़ने के लिए हम दो तरीके से उसकी स्टडी करते हैं, एक अलोंग पीरियड और एक अलोंग ग्रुप। तो स्टडी अलोंग पीरियड करेंगे, फिर स्टडी अलोंग ग्रुप करेंगे। ठीक है बच्चों, तो अब देखो इसमें हम स्टडी करने वाले हैं, स्टडी ऑफ पीरियड्स करते हैं पहले। तो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में स्टडी ऑफ पीरियड्स करें, यानी कि हमें जो है स्टडी करनी है ऐसे। फाइन, अगर मैं पीरियड नंबर 2 ले लूँ यहाँ पर, तो पीरियड 2 के अलॉन्ग अगर मैं देखूँ तो लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन एंड देन नियॉन, ये सारे के सारे एलिमेंट्स बनते हैं अगर हम जाते हैं कहाँ? लेफ्ट टू राइट। तो कुछ कैरेक्टर्स हैं जो आपको डिफाइन करने हैं कि भाई उन पर क्या फ़र्क पड़ता है अगर हम पीरियोडिक टेबल में लेफ़्ट टू राइट जाते हैं। तो पहली चीज़ आप लोग पढ़ोगे कि भाई उनके एटॉमिक साइज़ पर क्या फ़र्क पड़ता है, एटॉमिक साइज़ पर क्या फ़र्क पड़ता है, एटॉमिक रेडियस पर क्या फ़र्क पड़ता है। ये दोनों चीज़ें आप बच्चों एक ही चीज़ में समझा सकते हो। एटॉमिक साइज़ और एटॉमिक रेडियस क्या होता है? जो एटम का साइज़ होता है, लाइक कोई आपने एटम बनाया, एटम में KLMN शेल बनाए और न्यूक्लियस से आउटर मोस्ट पॉइंट की जो डिस्टेंस होती है वो हो गई एटॉमिक रेडियस, और वही क्या हो गया? एटम का साइज़ हो गया। ठीक है, तो अब कैसे डिफाइन करने वाले हैं हम इसे? जैसे अगर हम लिथियम का साइज़ देखें, भाई लिथियम का कॉन्फ़िगरेशन होता है 3, तो यानी कि उसका एटॉमिक नंबर होगा 2,1। यानी कि लिथियम में अगर हम लिथियम का स्ट्रक्चर बनाएं तो हम चलो पहले सबका देख लेते हैं। भाई बेरिलियम का देख लेते हैं पहले, 4 होता है यानी कि 2,2। ठीक है, बोरॉन का देख लेते हैं बच्चों, 5 होता है यानी कि 2,3। ठीक है, कार्बन का 6 होता है तो 2,4। नाइट्रोजन का बच्चों 7 होता है तो 2,5। ठीक है, ऑक्सीजन का 8 होता है तो 2,6। फ्लोरीन का कितना होता है? 9 तो 2,7। नियॉन का कितना होता है? 10 होता है तो 2,8। अब आप देखो ये सारे के सारे जितना भी हम अलॉन्ग पीरियड जा रहे हैं बच्चों, इसको इमेजिन करना है कि हम लेफ़्ट टू राइट जा रहे हैं। ओके, तो देखो इसमें भी 2 शेल्स हैं, इसमें भी 2 शेल है, सब में 2 शेल है बच्चों, सब में 2 शेल हैं। तो अगर आपसे कोई क्वेश्चन पूछते हैं कि भाई एटॉमिक साइज़ पे क्या फ़र्क पड़ता है और एटॉमिक रेडियस पे क्या फ़र्क पड़ता है, तो आप तो यही बोलोगे, अगर आपको रीज़न ना पता हो तो आप ये बोलोगे कि एटॉमिक साइज़ पे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, एटॉमिक साइज़ रहता है सेम। बट ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है। उसका एक कारण है, एटॉमिक साइज लेफ़्ट टू राइट जाने पर या एटॉमिक रेडियस लेफ़्ट टू राइट जाने पर घटती है, कम होती है। देखो कैसे, इसको प्रूफ करते हैं। देखो अगर मैं इसका एटॉमिक स्ट्रक्चर बनाऊं लिथियम का, तो भाई लिथियम के एटॉमिक स्ट्रक्चर में होंगे कितने इलेक्ट्रॉन? 3, और 3 कितने क्या होंगे? प्रोटॉन। भाई जितने इलेक्ट्रॉन उतने ही प्रोटॉन, तो 3 प्रोटॉन हो गए और 1 2 और 1 क्या हो गया? इलेक्ट्रॉन। सेम वे अगर मैं बेरिलियम का बनाऊं
तो 2 ही शेल होंगे और 1 2 1 2, ठीक है। अब मैं बोरॉन का बनाऊं बच्चों अगर स्ट्रक्चर तो कुछ ऐसा बनेगा 1 2 1 2 3, क्योंकि 2 3 है। यहाँ पर क्या बनेगा बच्चों 1 2 और 4, 1 2 3 4, ठीक है बच्चों। अभी मैं यहाँ पर बनाने वाली हूँ किसका, इसका, तो 1 2 1 2 3 4 5। अब आप ऐसे ही और भी बनाते हुए चलोगे, फिर 2 6 बनाओगे, 2 7 बनाओगे, 2 8 बनाओगे। यहाँ पर जगह नहीं है तो इसलिए मैं नहीं बना रही हूँ, आप बना सकते हो। अब देखो बच्चों यहाँ पर 3 प्रोटॉन है और 3 इलेक्ट्रॉन है, तो बाहर वाले जो शेल में 1 इलेक्ट्रॉन है, जाहिर सी बात है इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन पे क्या होता है, एक अट्रैक्शन फोर्स होता है, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन की तरफ अट्रैक्ट होते हैं। फाइन, यहाँ पर 2 प्रोटॉन है तो जाहिर सी बात है 2 तरफ से फोर्स लगेगा। यहाँ पर 3 इलेक्ट्रॉन है आउटर मोस्ट शेल में तो 3 तरफ से लगेगा फोर्स। यहाँ पर 4 इलेक्ट्रॉन है तो 4 तरफ से फोर्स लगेगा भाई बच्चों, अंदर की तरफ, सेंटर की तरफ, पॉजिटिव चार्ज की तरफ। यहाँ पर 5 तरफ से फोर्स लगेगा बच्चों अंदर की तरफ। तो देखो अगर हम एक चीज़ को ज़्यादा, मतलब जो फर्स्ट है जो हमारा लिथियम है उसमें सिर्फ 3 प्रोटॉन है और 3 इलेक्ट्रॉन है, तो भाई बाहर जो 1 इलेक्ट्रॉन है वो प्रोटॉन से सिर्फ एक ही डायरेक्शन से क्या हो रहा है, खिंच रहा है। बट जब इसमें 2 इलेक्ट्रॉन है ना बाहर, तो 2 तरफ से इसमें फोर्स लग रहा है, इसमें 3 है तो 3 डायरेक्शन से, तो लाइक हो क्या रहा है, कंटिन्यूअसली प्रेशर जो हो रहा है, न्यूक्लियर चार्ज जो हो रहा है वो बढ़ता जा रहा है, मतलब जिसकी वजह से क्या हो रहा है, लाइक साइज क्या होगा उसका कॉन्ट्रैक्ट हो जाएगा। सो समझो, इसको माइंड में समझो कि भाई साइज कम क्यों होगा, इलेक्ट्रॉन शील्डिंग इफेक्ट बोलते हैं। और इसमें लगातार अगर हम लेफ्ट टू राइट जाएंगे तो एटम का साइज क्या होगा, वो कम होता जाएगा, क्योंकि प्रेशर होगा, जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन के बीच वो बढ़ता जाएगा, जिसकी वजह से इसका साइज क्या हो जाएगा, स्क्वीज हो जाएगा। तो आप भाई आपसे कोई पूछेगा अलोंग अ पीरियड व्हाट इज द इफेक्ट ऑन एटॉमिक साइज एंड एटॉमिक रेडियस, सो व्हाट विल यू से, इट विल डिक्रीज। एंड रीजन आप एक्सप्लेन कर पाओगे, आई होप मैंने अपने आप को क्लियर किया है, आई होप आई हैव मेड माई सेल्फ क्लियर टू यू एंड आई होप दिस कॉन्सेप्ट इज क्लियर टू यू। फाइन, अब एक चीज़ जो अब अगला प्रॉपर्टी आती है वो है मेटेलिक करैक्टर। थर्ड पॉइंट, मेटेलिक करैक्टर में भी सेम कॉन्सेप्ट एप्लीकेबल है। भाई लिथियम के बाहर 1 इलेक्ट्रॉन है तो इट कैन ईजिली डोनेट 1 इलेक्ट्रॉन, बेरिलियम के पास 2 इलेक्ट्रॉन है तो इट कैन ईजिली डोनेट, क्योंकि भाई साइज क्या है, लेफ्ट टू राइट जाने पर छोटा हो रहा है। अगर साइज छोटा हो रहा है यानी कि इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन के बीच की डिस्टेंस कम हो रही है, और अगर इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन के बीच की डिस्टेंस कम है यानी कि उनके बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या है, ज़्यादा है। मेरी बातों को ध्यान से सुनो, इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन जितना पास में है उनके बीच में अट्रैक्शन फोर्स उतना ज़्यादा है, यानी कि इलेक्ट्रॉन को यहाँ से बाहर निकालने में उतनी ही ज़्यादा एनर्जी की ज़रूरत पड़ने वाली है। तो लेफ़्ट टू राइट जब हम जाएंगे तो मेटेलिक करैक्टर क्या होगा, वो डिक्रीज होगा। मेटेलिक करैक्टर विल डिक्रीज, मेटेलिक करैक्टर जो होगा बच्चों वो डिक्रीज होगा फ्रॉम लेफ़्ट टू राइट, बट नॉन मेटेलिक करैक्टर जो होगा वो इंक्रीज होगा। जो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी होगी, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी एंड आयनाइजेशन एनर्जी, ये 2 चीज़ें होती हैं, 2 टॉपिक हैं। आयनाइजेशन एनर्जी क्या होती है, किसी के भी बाहर से इलेक्ट्रॉन को निकालने में जितनी एनर्जी चाहिए होती है वो आयनाइजेशन एनर्जी होती है। एंड इन द सेम वे इलेक्ट्रॉन एफिनिटी क्या होती है, इलेक्ट्रॉन को पुटअप करने में जितनी एनर्जी चाहिए होती है वो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी होती है। तो दोनों ही केसेस में इलेक्ट्रॉन जो आयनाइजेशन एनर्जी है वो बढ़ेगी, क्योंकि साइज घटेगा तो हमें इलेक्ट्रॉन को देने में और मेहनत करनी पड़ेगी। सेम वे हमें आयन क्रिएट करने में ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी जब हम लेफ़्ट टू राइट जाएंगे। तो लेफ़्ट टू राइट जाने पर आयनाइजेशन एनर्जी क्या होगी, वो कम होगी, और इलेक्ट्रॉन एफिनिटी भी क्या होगी, कम होगी। मेटेलिक करैक्टर घटेगा, नॉन मेटेलिक करैक्टर बढ़ेगा। तो दिस वॉज अबाउट पीरियड्स, ठीक है। नाउ देख लेते हैं ग्रुप के अलॉन्ग क्या फ़र्क पड़ता है अगर हम ग्रुप की स्टडी करते हैं। तो इसमें एक चीज़ हमको और याद रखनी है बच्चों, जो इसमें कितने पीरियड्स हैं हमारे पास, पीरियड है 7, ठीक है। तो पीरियड 7 में जो पीरियड नंबर जो 1 है उसमें कितने एलिमेंट्स आते हैं। पीरियड नंबर 1 में अगर आप काउंट करोगे तो पीरियड 1 में 2 एलिमेंट्स आते हैं, पीरियड 2 में 8 एलिमेंट्स आते हैं,
ठीक है। पीरियड 3 में देखो आप, पीरियड 3 में भी 8 एलिमेंट्स आते हैं, पीरियड 4 में 18, पीरियड 5 में 18, पीरियड 6 में 32, पीरियड 7 में अभी 25 एलिमेंट्स है बट हाँ 32 एलिमेंट्स आते हैं, बट दिस इज़ व्हाट, दिस इज़ इनकम्प्लीट पीरियड। अगर शॉर्टेस्ट पीरियड की बात की जाए तो शॉर्टेस्ट पीरियड है पीरियड नंबर 1 एंड द लॉन्गेस्ट पीरियड्स आर 2, 6 एंड 7 एंड दीज आर व्हाट, दीज आर शॉर्ट पीरियड। शॉर्टेस्ट पीरियड, शॉर्ट पीरियड, लॉन्ग पीरियड एंड लॉन्गेस्ट पीरियड। तो इस तरीके से आप लोग याद कर सकते हो 2, 8, 8, 18, 18, 32, 32. So this is the capacity of the periods. Now we were talking about groups. ग्रुप्स की अगर हम स्टडी करें बच्चों तो ग्रुप में हम ले लेते हैं ग्रुप नंबर 1 का एग्जांपल। तो ये हमारी हो गई है ग्रुप स्टडी। भाई ग्रुप स्टडी का मतलब ये नहीं कि हम लोग साथ में बैठ के पढ़ें, ग्रुप स्टडी का मतलब है कि वी आर डूइंग स्टडी अबाउट ग्रुप। तो क्या लिख दूँ मैं इसे, स्टडी अबाउट ग्रुप्स ही लिख देती हूँ वरना आप कन्फ्यूज़ ना हो जाओ। स्टडी अलॉन्ग ग्रुप्स, हाँ अलॉन्ग ग्रुप्स, ठीक है। तो स्टडी अलॉन्ग ग्रुप में मैंने ग्रुप 1 ले लिया है। चलो देखते हैं इसकी कैसे स्टडी करते हैं। हाय लीना की रूबीना से फ्रेंडशिप, ठीक है। 1 हो गया, 3 हो गया, 11 हो गया, 19 हो गया, 37 हो गया। इसके बाद रहने देते हैं। इसका कॉन्फ़िगरेशन 1 होगा, इसका 2 1 होगा, इसका 2 8 1 होगा, इसका 2 8 8 1 होगा, ठीक है। इसका 2 8 18 8 1 होगा। इस तरीके से हमें इसका कॉन्फ़िगरेशन पता चल गया। सबके सब जो है वो 1 रख रहे हैं, सारे के सारे जितने भी एलिमेंट्स हैं उन सब के बाहर 1 1 1 1 है। यानी कि ग्रुप नंबर 1 में जो हमारी बैलेंस इलेक्ट्रॉन है वो होते हैं 1। ग्रुप नंबर 1 की जो बैलेंसी है दैट इजी टू डोनेट 1 इलेक्ट्रॉन, तो उनकी सबकी बैलेंसी जो होगी वो क्या होगी, +1, ठीक है। ग्रुप के अलॉन्ग जितने भी एलिमेंट्स होते हैं उन सब की प्रॉपर्टीज़ होती हैं सिमिलर। बात करें एटॉमिक साइज़ की तो भाई इसका एक ही इलेक्ट्रॉन है, इसके पास 2 और 1 इलेक्ट्रॉन है, इसके पास 2 8 और 1 इलेक्ट्रॉन है, इसके पास 2 8 1 ऐसे इलेक्ट्रॉन है। तो अब आप क्या देख पा रहे हो, आप देख पा रहे हो कि ऑब्वियसली यहाँ पर शेल जो है ना बच्चों, दीज आर नॉट फिक्स्ड। भाई अगर हम एक ग्रुप में अप टू डाउन जाएंगे तो नंबर ऑफ शेल्स इंक्रीज होंगे और नंबर ऑफ शेल इंक्रीज होने की वजह से एटॉमिक रेडियस बढ़ेगी, और एटॉमिक रेडियस बढ़ेगी तो एटॉमिक साइज़ जो है वो ऑटोमेटिकली क्या होगा, वो बढ़ेगा। यहाँ पे दिख रहा है हमको एटॉमिक साइज़ बढ़ता हुआ, ठीक है। तो इसमें कोई भी डाउट की जरूरत नहीं है, इसमें तो आपको दिख ही रहा है कि एटॉमिक साइज़ बढ़ रहा है, एटॉमिक रेडियस बढ़ रही है। रही बात मेटालिक करैक्टर की, तो देखो अगर साइज़ बढ़ेगा तो जो डिस्टेंस है प्रोटॉन की और इलेक्ट्रॉन की वो क्या हो रही है, वो तो बढ़ रही है। जब डिस्टेंस बढ़ रही है तो जाहिर सी बात है इनके बीच का फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या हो रहा है, वो घट रहा है। जब फोर्स ऑफ अट्रैक्शन घट रहा है तो यहाँ पर जो डिस्टेंस थी और जो यहाँ पर डिस्टेंस है वो उसमें काफ़ी अंतर है। यानी कि ये जो है ईजिली इलेक्ट्रॉन को डोनेट ना करेगा, ये इलेक्ट्रॉन को ईजिली डोनेट कर पाएगा। तो भाई अगर आप ऊपर से नीचे आओगे तो मेटालिक करैक्टर बढ़ेगा, मेटालिक करैक्टर बढ़ेगा, ठीक है। इलेक्ट्रोपॉजिटिव करैक्टर बढ़ेगा, लिख लो उसको, मेटालिक करैक्टर बढ़ेगा, ठीक है। मेटालिक करैक्टर इंक्रीज होगा, ठीक है। एंड नॉन मेटालिक करैक्टर जो होगा उसमें वो क्या होगा, वो डिक्रीज होगा, फाइन, क्योंकि ये भाई लेना नहीं है, इन्होंने इलेक्ट्रॉन्स को लेना नहीं है, ठीक है। नाउ यहाँ पर सबका बैलेंस ही सेम है, फाइन। इलेक्ट्रॉन एफिनिटी एंड आयनाइजेशन एनर्जी की अगर हम बात करें तो लेफ्ट टू राइट जाने पे साइज कम हो रहा था, ठीक है। तो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी क्या हो रही थी, बढ़ रही थी। बट यहाँ पर साइज बढ़ रहा है तो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी और आयनाइजेशन एनर्जी घटेगी। यानी कि आपको अगर इसको आयन बनाना है तो आप इजीली बना सकते हो, आपको ज़्यादा एनर्जी की ज़रूरत नहीं है, तो आयनाइजेशन एनर्जी घटेगी, इसके कंपैरिजन में बढ़ेगी, इसके कंपैरिजन में बढ़ेगी। तो अगर आप डाउन टू अप जाओगे तो
बढ़ेगी और अप टू डाउन जाओगे तो घटेगी। ठीक है, ये सारा का सारा क्लियर हो गया। ये हमारा हो गया अलोंग अ पीरियड एंड अलोंग अ ग्रुप। नाउ बच्चों थोड़ा सा ये जो प्रॉपर्टीज़ हैं इसकी, एक चीज़ तो हमको ये पढ़ लेना है कि भाई क्या होता है मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में, ये बैलेंसी और बैलेंस इलेक्ट्रॉन का क्या चक्कर है। भाई हाइड्रोजन इसके पास इस एटॉमिक नंबर 1 है तो इसका कॉन्फ़िगरेशन जो होगा वो होगा 1, इसका 2 है तो भाई इसका कॉन्फ़िगरेशन हो गया 2। अब ये देखो इसका कॉन्फ़िगरेशन होगा 2 1 2 2 2 3, सॉरी इसका 3 नहीं है बच्चों, ये तो 3 ग्रुप है। इधर आ जाओ 2 8 3, ठीक है, 2 8 4, 2 8 5, 2 8 6, 2 8 7 एंड 2 8 8। अब बच्चों हमें सिर्फ एस ब्लॉक और पी ब्लॉक पढ़ना है, इसलिए हम डी ब्लॉक को नहीं छेड़ रहे हैं इस वक्त। ठीक है, तो एस ब्लॉक में देखो बाहर जो है वो 1 इलेक्ट्रॉन है, इसके बाहर 2 इलेक्ट्रॉन है, इसके बाहर 3 है, 4 है, 5 है, 6 है, 7 है। तो जो बैलेंस इलेक्ट्रॉन्स होते हैं लेफ़्ट टू राइट जाने पर, जो बैलेंस इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो किस तरीके से बढ़ते हैं, वो होते हैं 1 2 3 4 5 6 7 एंड 8। ये होते हैं बैलेंस इलेक्ट्रॉन लेफ्ट टू राइट जाने पर। बट अलोंग अ ग्रुप दे रिमेन सेम। ग्रुप में तो सभी के सेम है ना, ग्रुप में कोई चेंज नहीं है। अब पीरियड में क्या होगा, नहीं बैलेंसी भी देख लेते हैं। बैलेंसी, अब जिसका बैलेंस इलेक्ट्रॉन 1 है तो वो +1 कर सकते हैं, जिसका 2 है वो +2 कर सकते हैं, ये +3 कर देगा बच्चों। ये 4 है तो 4 ही रहेगा। अब जिसके बाहर 5 इलेक्ट्रॉन है तो वो 3 इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, लेगा ना। तो भाई -3 होगा, फिर -2 होगा, -1 होगा और फिर 0 होगा। यानी कि जब हम किसी भी पीरियड में लेफ़्ट टू राइट जाते हैं तो बैलेंसी पहले +1 to +4 होती है, 1 से 4 तक बढ़ती है और फिर 4 से 0 तक घटती है अगर हम लेफ़्ट टू राइट जाते हैं पीरियोडिक टेबल में। तो ये आपको याद होना चाहिए, ये आपको याद होना चाहिए बच्चों। ठीक है, दिस इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग। पूछा जाता है मैट्रिक करेक्टर लेफ़्ट टू राइट, बता दिया है मैंने आपको। ठीक है, आयनाइजेशन ये सब हम पढ़ चुके हैं, बट बैलेंसी और बैलेंस इलेक्ट्रॉन हमारा रह गया था। तो आई होप दिस इज़ क्लियर टू यू नाउ। अच्छा, अब बच्चों हाउ विल यू यूज़ द मॉडर्न पीरियोडिक टेबल, आपको क्वेश्चंस करने में ये कैसे हेल्प करने वाली है। ठीक है, तो कैसे करने वाली है, जैसे आपको ये क्वेश्चन दिया है कि भाई कोई एक एक्स एलिमेंट है जिसका एटॉमिक नंबर है 13। व्हाट इज़ दिस, दिस इज़ एटॉमिक नंबर। अब आप बताइए वेयर डज इट एग्जिस्ट, वेयर डज इट एग्जिस्ट इन मॉडर्न पीरियोडिक टेबल। तो भैया आपका कैसे सॉल्यूशन दोगे, कुछ नहीं करना है बच्चों। पहले आपको जो एटॉमिक जो एक्स है ना उसका आप कॉन्फ़िगरेशन निकाल दो, सिंपल सा। अब देखो कितने शेल हैं उसमें, KLM, तो जितने शेल होंगे ना वो उसका पीरियड नंबर होगा, यानी कि इसका पीरियड नंबर होगा 3। अब ग्रुप नंबर के लिए आप क्या करो, आप उसके बाहर वाले इलेक्ट्रॉन्स को देखो बच्चों। अगर उसके बाहर 1 इलेक्ट्रॉन है तो वो ग्रुप नंबर 1 में है, अगर 2 है तो ग्रुप 2 में है, अगर 3 है तो ग्रुप 13 है बच्चों, 4 है तो ग्रुप 14, 5 है तो 15, 6 है तो ग्रुप 16, 7 है तो ग्रुप 17 एंड 8 इलेक्ट्रॉन्स है तो ग्रुप 18। ये आपको याद रखनी है ट्रिक, ये है फॉर्मूला। नाउ अगर इसके बाहर 3 इलेक्ट्रॉन है तो यानी कि किस में एग्जिस्ट करता है, ग्रुप 13 में। और इसका नाम क्या है, जो ग्रुप 13 में एग्जिस्ट करता है और पीरियड नंबर 3 में है, तो देख लो इसका नाम क्या है भाई, पीरियड नंबर 3 में एग्जिस्ट करता है। तो भाई वो क्या है, वो है एल्यूमिनियम। तो एलिमेंट जो है वो क्या है, वो है एल्यूमिनियम। तो इस तरीके से आप लोग क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हो। बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं मॉडर्न पीरियोडिक टेबल पे, बहुत अच्छे क्वेश्चंस आते हैं, लेकिन क्या है ना, वही बात है कि क्या बोलते हैं, जैसा आप पढ़ोगे वैसा आप करोगे। ठीक है, विनर्स जो होते हैं दे do not attempt any different work, they work
डिफरेंटली, जो उसका उनका जो वे होता है काम करने का वो अलग होता है। तो आई होप आप सभी लोग विनर बनने वाले हो, आप सभी लोग बहुत अच्छा करने वाले हो और आप लोग मेरा नाम भी रोशन करने वाले हो, ठीक है, क्योंकि मेरे प्यारे प्यारे बच्चे जब इतनी मेहनत करते हैं तो मुझे भी लगता है कि मुझे भी मेहनत करनी चाहिए। तो यू आर अ सोर्स ऑफ इंस्पिरेशन फॉर मी। फाइन, तो बच्चों इसी तरीके से पढ़ते रहो, लगे रहो, जुटे रहो, ठीक है, और लेट मी नो इन माई कमेंट सेक्शन वेदर यू लाइक्ड इट और नॉट। फाइन, तो स्टे कनेक्टेड विद मी एंड अच्छे से पढ़ो। और बच्चों प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो, उसको लाइक करो और कमेंट करो। और हाँ, एक चीज़ और है, आप जिसको भी बोलते हो, जिसको भी शेयर करते हो, प्लीज़ उसको बोलो कि वो जो है बेल पर ज़रूर प्रेस करे ताकि जो है उसको नोटिफिकेशन मिले। तो थैंक यू सो मच स्टूडेंट्स, थैंक्स अ लॉट, स्टे कनेक्टेड, बाय बाय।